हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसी की कंटिन्यूएशन में जो हम लोग कल पढ़ रहे थे। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का क्यों आया इसका नेसेसिटी बनाने की। देखिए, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने सोचा था कि क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे विल सीज टू एग्जिस्ट और बड़े फार्मर्स आ जाएंगे। ठीक, तो had predicted that small farmers will eventually cease to exist as big farmers will buy their लैंड। तो छोटे फार्मर्स की जगह बड़े फार्मर्स आ जाएंगे। उसी को बोलते हैं कि लैंड कंसोलिडेशन हो जाएगा, कि छोटे छोटे फार्मर्स अपनी लैंड एक साथ देके एक बड़े फार्मर को दे दिया तो उसके पास सारी लैंड आ गई। लेकिन ये इंडिया में नहीं हुआ, बट इट डिड नॉट हैपन। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड बेटर टू इनेबल स्मॉल फार्मर्स टू सेट अप कंपनी एंड कंबाइन देयर लैंड होल्डिंग्स। मतलब इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि छोटे छोटे फार्मर्स ने अपनी जमीनें दे दी हो और बड़े लैंड फार्मर्स ही रह गए हों। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं कि छोटे ही फार्मर्स को इनेबल कर देते हैं कि वो अपनी कंपनीज बना ले अपनी लैंड होल्डिंग्स को मिला के। ठीक, तो 2003 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया। कंपनीज एक्ट 1956 को अमेंड किया गया और उसमें एक नई तरह की कंपनी को इंसर्ट किया गया। वो थी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। और फार्मर प्रोड्यूस कंपनी एक हाइब्रिड होती है किसके किसके बीच में, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन दोनों की क्वालिटीज हैं एफपीसी में। ये पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है और ये पूरी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है। ठीक है, तो अब एफपीसी है क्या, कैसे बनती है। इट इज सेटअप बाय मिनिमम 10 फार्मर्स और कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम चाहे जितने भी हो। और इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना अलाउड नहीं है, क्योंकि मतलब ये अपने शेयर्स नहीं दे, शेयर मार्केट में नहीं कर सकती, अपने वो पब्लिश नहीं कर सकती, मतलब शेयर्स नहीं कर सकती शेयर मार्केट में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फाइनेंशियल सपोर्ट देती है एफपीसी को, क्रेडिट गारंटी फॉर बैंक लोन्स, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो एफपीसी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। अब आरकेवीवाई और रफ्तार क्या है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है उसी की स्कीम है ये, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 100% फंडेड बाय सेंटर है, यानी कि सिर्फ सेंटर ही इसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेगा। और ये स्टार्ट कब हुई थी, 2007 में। ठीक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 2017 में मोदी जी रीनेम्ड इट टू आरकेवीवाई रफ्तार। और रफ्तार की फुल फॉर्म क्या है, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजेव्यूनेशन। ठीक, तो 2007 में शुरू हुई थी, 10 साल बाद 2017 में मोदी जी ने इसको आरकेवीवाई रफ्तार कर दिया, इसमें ऐड कर दिया रफ्तार, तो ये बन गई। अब ये फंडिंग किसको करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए फंडिंग करती है, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करती है, और फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स टू स्टार्ट एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग। तो ये 3 काम है जो इस स्कीम के अंडर होते हैं। ठीक, अब आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग को पता है कब शुरू हुआ था, 1960s में। ठीक, जब हम लोग के मतलब इतना खाने की कमी हो गई थी कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा था, PL 480 जो अमेरिका से आया था। उसके बाद हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हम लोगों ने हाइब्रिड सीड्स वगैरह आए थे उस टाइम पे 1960s में, व्हीट और राइस। और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश वगैरह में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में। अब इसी के अंडर में है कृषोन्नति योजना। कृषोन्नति योजना, ठीक, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्कीम है और 100% पेड बाय नहीं है, यूनियन 100% पेड नहीं कर रहा है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ये। और ठीक, और ये जो कृषोन्नति योजना है ये 11 स्कीम्स को मिला के बनी है। ठीक, तो अब यही जो 11 स्कीम्स है ये हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इसमें। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो जो कृषि योजना है वो 11 स्कीम से बनी है, तो उन 11 स्कीम्स को डिटेल में नहीं देखना है, पर शॉर्ट में देख लो। पहला क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको MIDH भी बोलते हैं। ये सब मिशन है, इसी के अंडर में हॉर्टिकल्चर के अंडर में सब मिशन है, प्रोजेक्ट चमन और प्रोजेक्ट चमन 2.0। ठीक, तो ये कृषि योजना के अंडर की स्कीम्स हैं। नेशनल फूड, ये सब थी, इन सबको मिला के कृषि योजना कर दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन क्या है, टू प्रोड्यूस, क्या था मतलब, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स और कमर्शियल क्रॉप्स और रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। ठीक, और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के ही अंडर में
सरकार ने क्या किया था, 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया था। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर दिया था। क्यों मिलेट्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि ये ड्रॉट्स को टॉलरेट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, और क्या लिखा है, फोटो इंसेंसिटिव होते हैं, नीड लेस वाटर और न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं जो पुअर फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये मिलेट्स की बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से 2018-2023 आपके इंटरनेशनल ईयर और नेशनल ईयर्स घोषित किए गए थे। उसके बाद तो 2 सबमिशन आए इसी मिलेट्स के अंडर में। एक था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन मक्का एंड जौ, और दूसरा था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल्स कौन से होते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोडो, सवा, कंगनी एंड चीना। ठीक, तो ये 2 सबमिशन है जो मिलेट के मिशन था। ये वाला नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की सबमिशन है दोनों। हाँ, तभी तो ड्रॉट। हाँ हाँ हाँ, ये ज्वार बाजरा कराई जाती है, पर मानसून नहीं भी होगा तब भी ये उसको सह लेंगी, मतलब टॉलरेंट टू ड्रॉट होती है। लिखा था ना अभी, ये करी जाती है पर पानी नहीं भी होगा तब भी ये को खतरा नहीं है कि फसल का बर्बाद हो जाएगी, ये मतलब है। ड्रॉट टॉलरेट कर सकती है, नहीं कि ड्रॉट में ही लगाना है, वो मतलब है। ठीक, फिर उसी के अंडर में एक और मिशन था मिलेट्स वाले में ही, नहीं मिलेट में नहीं, चीना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसी के अंडर में पहला था ये आपका मिलेट्स वाला। दूसरा क्या है? नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम टू ऑगमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हम लोग को पता है हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, 98% हम इंपोर्ट करते हैं, और टू रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, तो हमें इंपोर्ट रिड्यूस करना है क्योंकि 98% इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर तीसरा मिशन कौन सा था? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्यों? टू इनकरेज रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, organic manures, biofertilizers, क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस फॉर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स। तो सब कुछ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक सब कुछ यूज करना है, और जो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह को यूज करते हुए काम करना है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया। ठीक, फिर इसी के अंडर में सब मिशन है नेशनल बैम्बू मिशन टू ऑगमेंट द इनकम ऑफ फार्मर्स, हम फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को अमेंड किया गया था, जिसमें बैम्बू को एक्सक्लूड कर दिया था फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रीज, ताकि उसके बाहर लोग अब अपना बैम्बू उगा सके और उसमें इनकम फार्मर्स की बढ़े। तो ये वाला एक्ट 1927 का एक्ट अमेंड करके बैम्बू को ट्रीज की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया था। फिर चौथा सबमिशन कौन था? सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, farmers training and skill development with more use of electronics, print media, mobile apps, ICT और tools। ठीक है, उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर टू एनहांस रीच ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज अबाउट क्रॉपिंग मेथड्स, मार्केट प्राइसेस एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। तो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आपको सॉइल का हेल्थ पता करनी हो, क्लाइमेट पता करना हो, कौन से तरह की क्रॉप ग्रो करनी है, तो हम वाया मीडिया, पब्लिक मोबाइल मीडिया, इन सब के थ्रू उनको वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली। फिर सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल टू प्रमोट न्यू टेक्नोलॉजीज इन सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सर्टिफिकेशन। ठीक, फिर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये सारी स्कीम्स में पढ़ रहे कृषोन्नति योजना वाली। टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म मशीन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, हमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी फार्म मशीन्स अवेलेबल करानी है। और फिर आठवीं कौन सी स्कीम है? सब मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन टू डिक्रीज द डैमेज बाय इंसेक्ट्स पेस्ट और डिजीज, वीड्स, रोडेंट्स। नाइन्थ स्कीम है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेंसस, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और 10वीं है इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। बस पता होना चाहिए कि 11 स्कीम्स थी और उनको सबमर्ज करके हमने कृषोन्नति योजना बना दी, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग टू डेवलप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दूसरी स्कीम है, ये सारी स्कीम्स हो गई, ठीक, 11 स्कीम्स हो गई। अब है पीएम किसान संपदा योजना। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर में है।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट टोटली 100% फंडिंग स्पॉन्सर्ड में होती है, स्टेट प्लस सेक्टर सेंटर 60-40 का रेशियो रहता है, या 10 और 90 का, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम है, क्योंकि इसमें मतलब इसके अंडर में कई स्कीम्स थी, इसी के लिए हम अम्ब्रेला स्कीम कहते हैं। फंडिंग किस लिए करती है? किसान संपदा योजना, फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, पार्क्स बनाने के लिए और कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाए हैं हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक, तो इसके लिए फंडिंग करती है। 2018 में यही जो उन्होंने पीछे पढ़ा, सब स्कीम आई थी इसी की, ऑपरेशन ग्रीन्स फॉर टॉप टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक। 2020 से पोटैटो, इसी को शायद 2020-21 में हम लोगों ने सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वो कर दिया था, एक्सपैंड कर दिया था। अभी तो खाली 3 के लिए है 18 में, बाद में सबके लिए कर दिया था, ठीक। अब आया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना था? 1984 में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक। और ये कहाँ है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये ऑटोनॉमस सोसाइटी है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक। सीडीपी मतलब क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट बोर्ड, ये है ना यहाँ पे सीडीपी प्रोग्राम बाय एनएचपी। तो सीडीपी प्रोग्राम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टारगेट क्या है कि हमें 9 लाख हेक्टेयर जो है एरिया, उसमें 10 लाख फार्मर्स को कवर करना है, 9 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करना है थ्रू 55 क्लस्टर्स, मतलब क्लस्टर्स बना बना के हमें हॉर्टिकल्चर प्रमोट करना है, ठीक। तो कैसे? जैसे एप्पल है, शोपियां जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने इस तरह हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स फ्लावर्स सब कुछ आता है। तो शोपियां जैसे एप्पल को हमने क्लस्टर बना दिया, तो वो शोपियां जम्मू कश्मीर में है। वहां पे जम्मू कश्मीर में जैसे कुछ हेक्टेयर्स हमने वो कर लिए, सेलेक्ट कर लिया, उसमें कुछ नंबर ऑफ फार्मर सेलेक्ट कर लिए, अब वो लोग मिलके सिर्फ एप्पल की खेती करेंगे वहां पे। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, मैंगो लखनऊ में, कच्छ और ये मैंगो इन जगहों पे, ठीक। लखनऊ, कच्छ और महबूब नगर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। टर्मरिक वेस्ट जयंतिया हिल्स में, ये सब इसके एग्जाम्पल है। हॉर्टिकल्चर, अब देखो सीडीपी था पीछे जिसने नेशनल हॉर्टिकल्चर, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कर रहा था। अब क्या है? सीडीपी सुरक्षा फॉर इंस्टेंट सब्सिडी वाया ई रूपी। ई रूपी हम लोग पढ़ेंगे क्या है कॉन्सेप्ट। सीडीपी सुरक्षा क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ही है। सीडीपी क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, ये सुरक्षा का फुल फॉर्म। सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस to give instant subsidy to farmers for purchasing horticulture seed, planting material online with the help of e-rupee vouchers। देखिए अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ई-रूपी क्या होता है कि सरकार एक जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। ई-रूपी क्या होता है? जैसे सरकार वाउचर्स देती है, जैसे स्कूल है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे अगर सरकार ने कहा, पहले स्कीम नहीं चलती थी कि बच्चों को हम 5,000 रुपए दे रहे हैं, आप इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म खरीद लीजिएगा, बुक्स खरीद लीजिएगा, सरकार देती है सब्सिडी। तो लोग क्या करते थे, पता चला कैश दिया, उसका लोगों ने ड्रिंक विंक करके उड़ा दिया, बच्चों तक पहुंचा ही नहीं। तो अब क्या करते हैं, वो ई रूपी के फॉर्म में देते हैं वाउचर, कि अगर 1,000 रुपए का वाउचर दिया उन्होंने, कहा कि अब आपको इससे बच्चों की स्कूल बैग खरीदना है, ठीक। हाँ, वो उसी शॉप पे ही जूते की दुकान या बैग की दुकान पे लेके जाएंगे तो वो वही यूज होगा, अल्कोहल की दुकान पे जाएंगे तो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें सब्सिडी मिलती है ई रूपी के फॉर्म में, सीडीपी सुरक्षा में। पार्टनर बैंक कौन कौन से? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे बैंक जनरेट करेंगे ई रूपी वाउचर्स यूजिंग एनपीसीआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर पीएम एफएमई क्या है? पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये क्या है? एग्जिस्टिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, एफपीओज, एसएचजीज और कोऑपरेटिव्स, इन सबका एंटरप्राइज है ये। फॉर्मलाइज करना है, मतलब जो अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ये सारी चीजें, तो उसको फॉर्मलाइज करना है। इन लोग को क्या क्या दिया जाएगा? फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे तो इन लोग को फंडिंग भी दी जाएगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सपोर्ट फॉर ब्रांड, अगर इनको ब्रांड बनानी है तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, मार्केटिंग में भी सपोर्ट किया जाएगा, और इनको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से भी कंप्लाई करने में हेल्प करी जाएगी।
जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें ये सिस्टम, ये सुविधाएं नहीं होती हैं। फॉर्मल हो जाएंगे तो ये सब होगा। ठीक। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। अगर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने अपना ली तो मैंगो अगर यूपी में हो रहा है, केसर जम्मू कश्मीर में, बैम्बू शूट्स इन नॉर्थ ईस्ट, चिली आंध्र प्रदेश और टोपियोका तमिलनाडु में, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा इससे। क्लस्टर बेस्ड हम लोग करेंगे। अगर इंडिविजुअली कोई कर रहा है तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हम लोग क्लस्टर बना बना के इसको प्रमोट करेंगे। हर्बल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, बी कीपिंग विल बी इनकरेज्ड। तो ये जितनी भी हम लोगों ने अभी पढ़े थे, कौन सी स्कीम का क्या नाम था? ये सीडीपी सुरक्षा, सीडीपी सुरक्षा इसी के अंडर में। ठीक। हर्बल कल्टीवेशन। अब आया एनिमल हस्बेंड्री। डेयरी सेक्टर में कितने करोड़ फैमिलीज हैं? 8 करोड़ फार्मर फैमिलीज जो हैं वो हैं डेयरी सेक्टर में, जो उसके पास काऊ, बफलो, हेन, पोल्ट्री वगैरह जितनी भी उसमें। आर्टिकल 48 हम लोग को एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताता है, आर्टिकल 48 डीपीएसपी का। ठीक। इंडिया जो है मिल्क प्रोड्यूसर कितने पे है? नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, नंबर 3 एग प्रोड्यूसर है और नंबर 8 मीट प्रोड्यूसर है। इसका जो 20% है वो वर्ल्ड प्रोडक्शन, अच्छा वर्ल्ड प्रोडक्शन का 20% मिल्क हमारे इंडिया में होता है और वो नंबर 1 है हम लोग उसमें। ठीक। ये सब इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इंडेक्स हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग इन रिसेंट ईयर्स। तो इस तरह के स्टेटमेंट भी आते हैं कि स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है, कि रैपिड इंक्रीज हो रहा है, कि डाउनफॉल हो रहा है। तो जो हमारा पर कैपिटा, हाँ धीरे धीरे हो रहा है, स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन बढ़ रहा है रिसेंट ईयर्स में। अब लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, कौन कराता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक। इस कौन किसके अंडर में डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में ये डिपार्टमेंट है। हर 5-5 साल पे होता है लाइव स्टॉक सेंसस। 1919-20 से ये लगातार हो रहा है। 1919-20 से लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल पे हो रहा है। 20th लाइव स्टॉक कब हुआ था सेंसस? 2018 अक्टूबर में। रिपोर्ट रिलीज हुई थी 2019 में। इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है इंडिया में। और अब 21st लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ? 2025 में। ठीक है, 21 है 2025 में। कौन करा रहा है? अब ये कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बाई वाला डिपार्टमेंट, जो अभी पढ़ा था हम लोग ने। अब इसमें कौन कौन लोग का सेंसस हो रहा है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पोल्ट्री और स्ट्रे एनिमल्स भी। ये नहीं कि सारे जो सिर्फ डोमेस्टिकेट कर रहे हैं वो नहीं, स्ट्रे एनिमल्स को भी सेंसस में इंक्लूड किया जाता है। इसमें ये लोग हैं, देख लीजिए एक बार, ये भी पूछ लेता है कि ये हैं कि नहीं है। एक कैटल, बफलो, मिथुन, यॉर्क शीप, गोट, डॉग, एलिफेंट, पिग, कैमल, हॉर्स, पोनीज, म्यूल, डंकी एंड रैबिट। तो कभी कभी ऐसे उठा के पूछ लेगा कि ये सेंसस में थे कि नहीं थे। तो ये सारे नाम हो गए। एनिमल हस्बेंड्री से ही हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन आता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन क्या हुआ था? 1970 से 1996 के बीच में ऑपरेशन फ्लड आया। ऑपरेशन फ्लड कंडक्ट किया गया था 3 फेजेस में। पहला ये था, पहला क्या मतलब, ये था कि टू सेट अप डेयरी फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। जब अमूल वगैरह आया था तो हम लोग को इसमें क्या करना था ऑपरेशन फ्लड में, कि हमें डेयरी फार्मर्स का कोऑपरेटिव बनाना था टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक। मिल्क प्रोडक्शन तब से स्टेडली इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक। उसके बाद ऑल इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितना है? 375 ग्राम पर डे। अगर एवरेज निकाले तो हर आदमी का पर डे का कंजम्पशन कितना है? अवेलेबिलिटी कितनी है, वो पिए ना पिए वो पता लगे, तो 375 ग्राम्स पर डे की अवेलेबिलिटी है मिल्क की। अब व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम कौन लाया? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 100% फंडेड नहीं है। ये क्वेश्चन अभी 2025 में भी आता है पूछने के लिए कि सेंट्रल सेक्टर है स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? सेक्टर वाली पूरी 100% यूनियन और स्पॉन्सर्ड वाली यूनियन प्लस स्टेट्स। तो ये होगी व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंडर में बहुत छोटी छोटी स्कीम्स हैं व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम में। पहली है पशुधन संजीवनी। ये क्या है? एनिमल वेलनेस प्रोग्राम है विद इमरजेंसी हेल्पलाइन, फार्मर्स गिवन नकुल स्वास्थ्य पत्र, ठीक है, एन एनिमल हेल्थ कार्ड विद यूनिक आईडी ऑफ ईच एनिमल रजिस्टर्ड इन नेशनल डेटाबेस। तो पशुधन संजीवनी क्या है? मतलब एक जो है मतलब एक कार्ड, हेल्थ कार्ड की तरह एनिमल्स की, कि अगर कोई फार्मर है जिसके पास एनिमल्स हैं डोमेस्टिकेटेड तो उनकी हेल्थ कार्ड की तरह ये काम करेगा पशुधन संजीवनी। फिर ई पशुधन हार्ट पोर्टल क्या है?
ऑनलाइन पोर्टल फॉर कनेक्टिंग फार्मर्स विद ब्रीडर्स ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स फॉर बुल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर फार्मर्स को, जैसे हम लोग बाहर से वो करते हैं, जो हाइब्रिड स्पीशीज होती हैं, तो हमें अगर इंडिजिनस, हमें अपनी खुद की डोमेस्टिक ब्रीड्स चाहिए, तो उसको उन ब्रीडर्स से मिलवाने का काम करता है फार्मर्स को ये पोर्टल, ई पशुधन हाट पोर्टल। फिर मैत्रीज क्या है? मल्टीपर्पज एआई टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया टू डिलीवर ब्रीडिंग इनपुट्स टू फार्मर्स डोर स्टेप। तो अगर ब्रीडिंग करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती होंगी, वो चीज डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए मैत्रीज काम आते हैं। उसके बाद ई गोपाल ऐप, ये 2020 में आया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ऐप है, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन कैटल केयर, हेल्थ एंड डाइट। ठीक है, जनरल चीजें। फिर गोपाल रत्न अवार्ड क्या है? उन फार्मर्स को दिया जाता है जो 100% आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड से ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, फिर नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर क्या है? फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स इन अ साइंटिफिक मैनर। सब ब्रीडिंग का ही चल रहा है। ये किसकी स्कीम है? कौन सी स्कीम के अंदर बात कर रहे हैं हम लोग? अम्ब्रेला स्कीम नहीं भाई, ये डेयरी से रिलेटेड है ना। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग 2019 में आया था, इंटरिम बजट 2019 के। दिस एग्जीक्यूटिव बॉडी इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसका गोल क्या क्या है? जेनेटिक अपग्रेडेशन करना है हमारे काउ रिसोर्सेज का, काउ प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है थ्रू रिसर्च इन ऑर्गेनिक मैन्योर, बायोगैस एटसेट्रा, काउ वेलफेयर, काउ प्रोटेक्शन लॉज के थ्रू हमें काउ इनका प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इस कमिटी, जो कामधेनु आयोग या कमिटी जिसे कह सकते हैं, इसके चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो 2 साल होता है। मेंबर का टेन्योर गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है। और मेंबर्स होते कहाँ से हैं? गवर्नमेंट के होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, सोशल वर्कर्स के होते हैं। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चेयरमैन भी होता ही होगा गवर्नमेंट का, एक कोई इसमें लिखा नहीं है। ठीक, बजट 2020 में क्या बोला था कि हम 2025 तक कौन कौन से डिजीजेस एलिमिनेट कर देंगे? कैटल में फुट एंड माउथ डिजीज या और ब्रूसलोसिस, और शीप और गोट में पेस्टिडेस और पेटिस रूमिनेंट्स। ये डिजीज है कैटल और उसकी शीप एंड गोट की। ठीक है, तो 2025 तक इसको एलिमिनेट करने की बात करी गई थी 5 साल में। ठीक, फिर डेयरी सहकार 2021, डेयरी सेक्टर टू गेट लोन्स थ्रू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी से लोन मिलने की बात करी गई है। स्कीम इम्पोर्टेंट रहती है, बजट इम्पोर्टेंट नहीं हो, वो लेटेस्ट है वो। बीच का पेज कहाँ चला गया? बीच का पेज ही नहीं है इसमें। ज़्यादा नहीं, चैलेंजेस से लिखा हुआ है। यहाँ तक नहीं लिखा है। अरे एक पेज इसमें पता नहीं कुछ इतना ही सा है। सुनिए, पशु औषधि इनिशिएटिव है। एक पेज इसमें नहीं है। बस चैलेंज वही है, चैलेंज से पढ़ाओ, बस हो गया। थोड़ा सा ही इतना सा है, वो भी एक अलग ही टॉपिक था। अच्छा, तो हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं। इसमें जो है, ये हम लोगों ने पढ़ा डेयरी सहकार से बोल कर है। फिर एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें क्या था कि हमें इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स को प्रमोट करना है, उसमें कंजर्व करना है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है। एग्जाम्पल जैसे गिर, साहिवाल, रत्थी, दियोनी, थारपरकर और रेड सिंधी, ये सारी इंडिजिनस हम लोग की ब्रीड्स हैं, उनको प्रमोशन करना है और उनकी कंजर्व करना है, ये मतलब है। और पुअर फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है इसी मिशन में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन में। और स्टेट्स को मनी दिया गया था फॉर एस्टैब्लिशिंग गोकुल ग्राम ब्रीडिंग एंड डिजीज ट्रीटमेंट सेंटर्स। ठीक है, फिर पशु औषधि इनिशिएटिव आया था, ये अफोर्डेबल वेटरनरी मेडिसिन भी कहते हैं इसको, 2025 में आया था। जेनेरिक मेडिसिन के लिए आया था, पशु औषधि इनिशिएटिव मतलब जेनेरिक मेडिसिन, जो वेटरनरी मेडिसिन होती हैं उनका जेनेरिक वर्जन, पशु औषधि इनिशिएटिव के लिए। फिर पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र, ये कौन लाया था? जो हम लोग जन औषधि केंद्र देखते हैं, 2008 में स्कीम आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा
अंडर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओज और इंडिविजुअल्स चलाते हैं इसको। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन भी इसमें मिलता है। फिर पशु औषधि इनिशिएटिव कब आया है? 2025 में फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज लाई थी। इसमें क्या होता है? स्टोर्स रन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पीएम किसान समृद्धि केंद्राज। और बस इसमें चैलेंजेस है ना आगे। हाँ, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, ये वाला, ये पशु औषधि इनिशिएटिव, ये इसी का है। दो 2025 की स्कीम है ये। क्या है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की है, ठीक। और ये क्या करते हैं? जो स्टोर्स हैं वो कौन रन कर रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज और पीएम किसान समृद्धि केंद्र। और इसमें एथनो वेटरनरी मेडिसिन भी सेल होती हैं, जैसे कि गार्लिक और टर्मरिक पाउडर, ठीक। अब चैलेंजेस क्या क्या है डेयरी सेक्टर में? पोस्ट 2017 में क्या हुआ है कि सप्लाई जो मिल्क की है वो एक्सेस हो गई है, ज्यादा हो गई है। उससे क्या हुआ? मिल्क प्राइसेस क्रैश हो गए। तो क्या हुआ? इंडियन प्राइवेट डेयरी ओनर्स जो हैं उन्होंने भी अपना प्रोक्योरमेंट प्राइस कट कर दिया। अगर सप्लाई बढ़ रही है तो जो प्राइवेटली जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो भी अपना प्राइस कट कम कर देंगे ना, महंगा क्यों खरीदेगा कोई। तो डेयरी फार्मर्स होते हैं डिस्ट्रेस में और एजिटेशन करते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं फिर? जो देखते नहीं हम लोग हाईवेज पे मिल्क ही पूरा बहा देते हैं। तो ये चल रहा था कहाँ? चैलेंजेस थे। तो ये अगर ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होती हैं। दूसरा, एनिमल अगर बूढ़े हो गए या मिल्क देना बंद कर दिया तो स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है। और सोशियो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो काऊ विजिलेंटिज्म ये सब हम लोग देखते हैं, वो सब प्रॉब्लम होती हैं। लेदर इंडस्ट्री को भी सफरिंग होती है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री एनिमल से ही बन चलेगी, और अगर स्लॉटर हाउस में चलेगा तो एनिमल्स के साथ लेदर भी चला गया। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स। फिर आरसीईपी एग्रीमेंट। आरसीईपी एग्रीमेंट उस समय आया था, 2017 में ही आया था शायद, जिसमें क्या था कि हम लोगों को इम्पोर्ट्स जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे डेयरी सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है, वहाँ इस एग्रीमेंट के अंडर में ये था कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपने इम्पोर्ट्स ओपन करने थे, पर इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि हमें अपने डोमेस्टिक फार्मर्स को बचाना था, क्योंकि हम लोग क्या खुद ही मिल्क इतना ज़्यादा होता है, तो हम बाहर से इम्पोर्ट करेंगे तो इंडिया के मिल्क का प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। तो आरसीईपी एग्रीमेंट वाले भी एक चैलेंज था। उसके बाद 2022 में फॉडर शॉर्टेज हो गई थी, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ गया था। ये हो गया, उतने चैलेंजेस थे ये पूरे। उसके बाद अब क्या है? काऊ वेलफेयर सेस क्या है? पंजाब फर्स्ट स्टेट स्टार्ट लेवी cow welfare cess on sale of liquor, electricity. Later on Chandigarh, यूपी, राजस्थान also started collecting it. अच्छा, मतलब लिकर पे अगर हम कोई सेस ले रहे हैं तो वो जो मनी आएगा उसको काऊ वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये पंजाब पहला स्टेट है ऐसा, और अब चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान भी कलेक्ट करने लगे हैं। मतलब हम लिकर पे जो टैक्स ले रहे हैं वो चीज काऊ वेलफेयर के लिए जाएगी। फिर इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने क्या बोला था कि हमें स्मॉल र्यूमिनेंट्स पे फोकस करना है। स्मॉल र्यूमिनेंट्स कौन से होते हैं? शीप या गोट, जिसको, हाँ, शीप या गोट को या स्मॉल र्यूमिनेंट्स को एक ही बात है। ये क्यों अच्छे होते हैं? इनका एक तो सर्वाइवल रेट हाई होता है, अगर ड्रॉट कंडीशंस हैं तब भी, मतलब गाय और भैंस के कंपैरिजन में इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। और ये श्रब्स और ट्रीज पे भी रह सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फॉडर की ज़रूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन रेट्स हाई होते हैं, और काऊ विजिलेंटिज्म का भी कोई डर नहीं है कि जो आए दिन होता नहीं है, तो वो चीज़ की डर नहीं है अगर हम इनको डोमेस्टिकेट करते हैं rather than cow and buffalo. और small ruminants help increase income of the small marginal and women farmers, ठीक। ये हो गई आपका ये इकोनॉमिक सर्वे में इसका मेंशन था, इसको बोल दिया। उसके बाद आत्मनिर्भर के अंडर में है डेयरी कोऑपरेटिव्स। कोरोना लॉकडाउन हुआ था तो मिल्क की सेल्स कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने 2% लोन इंटरेस्ट सबवेंशन दिया था डेयरी कोऑपरेटिव्स को, ताकि उनका काम चलता रहे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के लिए इफ दे रेगुलरली रीपे। देखिए, जब मिल्क की सेल्स कम हुई, इसका मतलब लोगों की कमाई कम हो रही है, तो लोग अपना काम बढ़ाने के लिए लोन्स लेंगे, तो उस पे लोन पे 2% लोन इंटरेस्ट सरकार दे रही थी, काहे के लिए कि अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, उन सब के लिए। और ये सबवेंशन तभी मिलता जब वो रेगुलरली अपना लोन रीपे करें। फिर 4% भी हो गया था आगे चल के, ठीक। फिर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड,
डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या है, टू गिव 2.5% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर सेटिंग अप न्यू मिल्क प्रोसेसिंग या चिलिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो अगर पूछ सकते हैं कि डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किस लिए है, तो आपको 2.5 इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी चिलिंग फैसिलिटीज या मिल्क प्रोसेसिंग आपको फैसिलिटी अगर स्टैब्लिश करनी है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल क्या है, 100% वैक्सीनेशन ऑफ, अगर ये इनिशिएटिव है कि हमें 100% वैक्सीनेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज एंड फॉर ब्रुसिलोसिस। ये 2 डिजीज के नाम हैं जो हम लोग को 2020 से 25 के बीच में एलिमिनेट करना था, और ये भी इनिशिएटिव जो लिया गया कि हमें 100% वैक्सीनेशन इंश्योर करना है ताकि ये 2 डिजीज एलिमिनेट हो सके। फिर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है, 3% लोन इंटरेस्ट सब्सिडी एंड 25% लोन क्रेडिट गारंटी, लोन के लिए ही है। फिर गोल्डन जुबली इवेंट ऑफ अमूल, 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन फॉर्म हुई थी, ठीक, और यही जाके आगे मिल्क अमूल बनी थी। वर्गीस कुरियन का इसमें बहुत ज्यादा पायनियर रोल था इनकी, और ये 2023-24 में 50 साल पूरे हुए थे अमूल के। ठीक है, 1973 की बात है अमूल वाली। फिर नंदिनी सहकार स्कीम क्या है, बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री टू हेल्प विमेन कोऑपरेटिव्स फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन एनी सेक्टर एक्सेप्ट अर्बन हाउसिंग। जैसे रियल एस्टेट वगैरह को छोड़ के बाकी कोई भी बिजनेस अगर विमेन कोऑपरेटिव्स करना चाहें तो उसके लिए ये स्कीम है नंदिनी सहकार स्कीम। किसके अंडर में, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंडर में, जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ठीक, लोन और इंटरेस्ट सब्वेंशन दिया जाएगा और कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है फाइनेंशियल असिस्टेंस की टू विमेन कोऑपरेटिव्स। तो अमूल वगैरह हम लोग जब भी देखते हैं हम लोग इनसे वो मेल्स याद आते हैं, तो विमेन कोऑपरेटिव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, इसमें कोई ईयर तो लिखा है, उसमें नहीं लिखा हुआ। तो नंदिनी सहकार काय के लिए, वुमेन कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लू रेवोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में।